स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर मेंस मास्टर क्लास। तो हम लोगों ने इसी पहली एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने बताया था कि मैं एक मास्टर क्लास मेंस के लेके आ रहा हूं जहां पे हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट तक बिल्कुल सब कुछ सीखेंगे। फिर इसके बाद मैंने एक बहुत छोटी सी वीडियो बनाई थी इससे पहले, अगर किसी ने ना देखी हो तो वो जाके देख सकता है। उसमें मैंने बात की थी कि किस तरीके से आप ऑफिशियल वोकेबलरी यूज़ कर सकते हैं अपने मेंस आंसर राइटिंग क्लासेस में, जो आपके आंसर की डेप्थ बढ़ा देगा और प्लस वर्ड्स कम कर देगा। तो आप बेटर आंसर कम वर्ड्स में लिख सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से एक्रोनियम्स यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से वो सब। अब ये जो क्लास है ये बिल्कुल बेसिक मास्टर क्लास है जहाँ से शुरू होगा। बिल्कुल आप ज़ीरो से शुरू करेंगे, बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करेंगे। देखिए, जिसने आंसर राइटिंग की है और जिसने आंसर राइटिंग नहीं की है, कई बार आपको बहुत डिटेल चीज़ें नहीं पता होती हैं कि कहाँ से क्या होता है। तो आप अगर ज़ीरो से इस सीरीज़ के लास्ट लेक्चर तक जाएंगे तो आपको आंसर राइटिंग के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। देखिए, थोड़ा बहुत अब जो जैसे कुछ लोग हैं जो ये फर्स्ट क्लास देखेंगे और वो आंसर राइटिंग पहले कर चुके हैं तो उनको लगेगा ये क्या बेकार की बातें, बट एवरीबडी इज़ नॉट दैट वेल वर्स। तो हमको सबको ध्यान में लेते हुए ये क्लास करनी है। इसमें मैं कुछ बेसिक चीज़ें बताऊँगा, कुछ आंसर स्ट्रक्चर बताऊंगा और पहले तो पेपर के बारे में बता देता हूँ। कई लोग क्या हैं जो पहली बार मेंस लिख रहे होते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि पेपर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग आउटलाइन ऑफ द आंसर राइटिंग की बात करेंगे और जो इस वीडियो जो है आपको बिल्कुल आखिरी तक देखनी है। प्रो टिप जो है, कुछ प्रो टिप्स हैं जो बिल्कुल एंड ऑफ द वीडियो है, तो वो आपके बहुत काम आ सकती हैं अगर आप आंसर राइटिंग करते हैं, चाहे आप एक आंसर लिखे हों चाहे 100 आंसर लिखे हों। तो देखिए, पहले बेसिक चीज़, टोटल सब्जेक्ट कितने होते हैं। टोटल सब्जेक्ट कितने होते हैं हम लोगों के जो पेपर होंगे, टोटल 9 पेपर होते हैं। ठीक है, तो GS1, GS2, GS3, GS4, GS4। ठीक है, चार GS के पेपर होते हैं। ठीक है, चार हम लोगों के कौन से पेपर होते हैं, GS के पेपर होते हैं। ठीक है, GS1, GS2, GS3, GS4 का सिलेबस आप लोगों ने पढ़ ही लिया है। GS1 में बेसिकली ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इंडियन सोसाइटी होती है। GS2 में पॉलिटी, सोशल जस्टिस और IR होता है। GS3 में साइंस एंड टेक, इंटरनल सिक्योरिटी और डिज़ास्टर मैनेजमेंट, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी और इकोनॉमी ये होती हैं। और GS4 में बेसिकली क्या होता है, केस स्टडी और हम लोगों की एथिक्स की थ्योरी होती है। ठीक है, तो ये चार चीज़ें होती हैं। उसके अलावा हम लोगों के 2 लैंग्वेज पेपर होते हैं। एक लैंग्वेज पेपर तो इंग्लिश जो कंपलसरी लैंग्वेज पेपर है, एक लैंग्वेज पेपर आप अपने स्टेट के बेसिस पे चूज़ कर सकते हैं। लेकिन चूँकि ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया के बहुत सारे बच्चे होते हैं तो हिंदी मैंने यहाँ पे अपना लिख दिया, चूँकि मेरा भी हिंदी था। और ऑप्शनल पेपर, अब ऑप्शनल मेरा एंथ्रोपोलॉजी था। ठीक है, बाकी आपका जो भी ऑप्शनल का पेपर होता है 250 नंबर के 2 ऑप्शनल के पेपर होते हैं। ठीक है, ये लैंग्वेज के पेपर जो हैं वो फाइनल मार्क्स में काउंट नहीं होते हैं, बस 33% चाहिए होते हैं क्वालिफाइंग के लिए। अगर आप क्वालिफाई कर रहे हैं लैंग्वेज पेपर में तो अगर आप क्वालिफाई कर गए तो ये बाकी पेपर चेक होंगे, अगर नहीं क्वालिफाई हो गए तो आप बाकी पेपर ही नहीं चेक होते हैं। बाकी सारे पेपर 250 मार्क्स के होते हैं। टोटल मार्क्स जो होता है वो 750 मार्क्स के मेंस का पेपर होता है और टॉपर्स मोस्टली 1000 प्लस स्कोर करते हैं। अब देखिए, पेपर पैटर्न क्या है, मैं इस साल के हिसाब से ही बता दे रहा हूँ। जो 2025 का पेपर पैटर्न होगा, 2025 का पेपर पैटर्न क्या है, जैसे मान लीजिए 22 अगस्त है। 22 अगस्त से अगर आपका मेंस शुरू हो रहा है तो 22 अगस्त को एक पेपर मेंस का होगा। उसमें कौन सा होगा, एसए का पेपर होगा। सुबह 9 से 12 इसकी टाइमिंग रहेगी। आपको 7:30 बजे सेंटर पर पहुंच जाना है। 8 बजे एंट्री हो जाती है। 9 से 12 जो है ये आपका पहला पेपर होगा और आपकी छुट्टी हो जाएगी। उस दिन आप अपने घर चले जाएंगे। उसके बाद क्या है, अगले दिन आप आएंगे, अगले दिन आपके 2 पेपर होंगे। ठीक है, 9 से 12। ठीक है, 9 से 12 पहला पेपर है, ये पेपर होगा GS1 का। ठीक है, और दूसरा पेपर थोड़ा ब्रेक लेके 2 घंटे का 2 से 5 जो है वो दूसरा पेपर होगा। ठीक है, GS1, GS2 ये 23 अगस्त को होंगे। फिर आप इस दिन घर चले जाएंगे, फिर अगले दिन लौट के आएंगे, फिर सेम 9 से 12 और 2 से 5 GS3 और GS4 के पेपर होंगे। उसके बाद आपको 5 दिन का ब्रेक मिल जाता है, बेसिकली 25, 26, 27, 28, 29। तो ये आपको 5 दिन का ब्रेक मिल गया है अगले पेपर आने वाले के लिए। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि 30 अगस्त को आपका लैंग्वेज का पेपर 1 होगा और लैंग्वेज का पेपर 2 होगा। ठीक है, उसके बाद 31 अगस्त को ये सेम 9 से 12 वो चलेंगे। उसके बाद ऑप्शनल का पेपर 1 और ऑप्शनल का पेपर 2 और यहीं पे आपका ये पूरी साइकिल ख़त्म हो जाती है। तो ये बेसिक है कि जिसको नहीं पता है कि पेपर किस तरीके से होते हैं तो वो इस तरीके से होते हैं कि पहले लगातार 3 दिन पेपर होते हैं, फिर 5 दिन का ब्रेक होता है, फिर लगातार 2 दिन पेपर होते हैं। ठीक है, तो टोटल आपको 27 घंटे की आंसर राइटिंग करनी होती है। एक तरीके से 27 आवर्स लिखना होता है, क्योंकि 9 पेपर होते हैं तो पर पेपर 3 आवर्स के हिसाब से 27 आवर्स ऑफ राइटिंग होती है। पेपर दिखता कैसे, देखिए जब आप पेपर जाएंगे, एक तो पेपर का सैंपल है वो मैं आपको अभी दिखा दूंगा कि पेपर कैसा दिखता है। आपने कई लोगों ने PDF देखी भी होंगी, लेकिन मैं आपको पेपर बहुत बारीक से बताता हूँ कैसा दिखता है अंदर।
जो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 होता है, जो 10 मार्कर होते हैं, देखिए 10 क्वेश्चन 10 मार्कर होते हैं और 10 क्वेश्चन 15 मार्कर होते हैं। तो ये हो गया 100 नंबर और ये हो गया 150 नंबर, टोटल हो गए 250 नंबर का पेपर। तो 10 नंबर में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 बेसिकली हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 बेसिकली ज्योग्राफी से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 ये इंडियन सोसाइटी के होते हैं, ठीक है। तो आप देखिए इक्वली डिवाइड होता है सब कुछ, ऐसा नहीं है किसी एक पोर्शन को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस मिल रही है और एक को बहुत कम प्रेफरेंस मिल रही है, सारे पोर्शन इक्वली डिवाइड होते हैं। सेम तरीके से क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 ये इसमें क्या होता है कि हिस्ट्री प्लस होती है और क्वेश्चन नंबर जो 13 होता है वो मोस्टली वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड होता है, ठीक है, या पोस्ट इंडिपेंडेंस से रिलेटेड होता है। और 11, 12 आर्ट एंड कल्चर और बच्ची हिस्ट्री से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16 ये बेसिकली इंडियन सोसाइटी से होते हैं और 17, 18, 19, 20 ये ज्योग्राफी से होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पेपर 1 देखने को मिलेगा, ठीक है। सिमिलरली GS2 का पेपर कैसे देखने को मिलता है, जो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 होते हैं ये मोस्टली पॉलिटी एंड गवर्नेंस से होते हैं, पॉलिटी से होते हैं, एक तरीके से इंडियन पॉलिटी या जो भी कॉन्टेक्स्ट चल रहा हो, या जैसे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो गया या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से एक क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। स्टैच्यूटरी नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी से क्वेश्चन एक आ जाता है, या मान लीजिए हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग से क्वेश्चन आ गया या किसी चीज़ का कंपैरिजन पूछ लिया तो वो होता है, ठीक है। सेम तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 जो होता है इसमें वो सोशल जस्टिस से होता है, सोशल जस्टिस से, ठीक है। सोशल जस्टिस में कौन कौन से टॉपिक आते हैं आपको पता है, हेल्थ आता है, एजुकेशन आता है, ठीक है, पॉवर्टी स्कीम्स आती हैं, अनएम्प्लॉयमेंट आता है, तो ये सारी चीज़ें सोशल जस्टिस में आती हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन सोशल जस्टिस से यहाँ पे होगा। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 होता है, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 वो IR से रिलेटेड होता है, या तो वो बायलैटरल इश्यूज़ पे होगा, या वो नेबरिंग कंट्रीज़ पे होगा, या किसी भी चीज़ पे होगा, या एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन पे होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 जो है वो IR से रिलेटेड होता है। सेम तरीके से क्वेश्चन नंबर जो 15 मार्कर्स होते हैं उसमें भी यही हाल है। क्वेश्चन नंबर 19, 20 IR से होता है। क्वेश्चन नंबर 18, 16 ये गवर्नेंस के पोर्शन से होते हैं, गवर्नेंस के पोर्शन से, जैसे सिटीजन चार्टर, E-गवर्नेंस, इस तरीके से जो टॉपिक होते हैं जो आपने गवर्नेंस में पढ़े हैं उसमें से एक क्वेश्चन जो है वो गवर्नेंस के पोर्शन से होता है। और क्वेश्चन नंबर 17 सोशल जस्टिस से होता है। अब आ जाइए GS3 में पेपर किस तरीके से डिफाइंड होता है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 11, 12, 13 ये इकोनॉमी से होते हैं। अब इकोनॉमी में क्या है, देखिए इकोनॉमी का जो सिलेबस है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी आ रहा है, ठीक है, उसमें लैंड रिफॉर्म्स भी आ रहे हैं, उसमें बाकी सब चीज़ें भी आ रही हैं। तो जो इकोनॉमी का सिलेबस डिफाइंड है उसमें गवर्नमेंट एंड बजटिंग भी आ रही है। इंडियन इकोनॉमी का जो सिलेबस मेंस के लिए डिफाइंड है आपके लिए, उसमें पर टॉपिक के हिसाब से वो चीज़ें पूछी जा रही हैं। तो टोटल 6 क्वेश्चन इस तरीके से आ रहे हैं। उसके बाद 9, 10 और 19, 20, 9, 10 और 19, 20 तो 20, 30, 20, 50 नंबर का, तो 50 उधर 50 इधर। ये क्वेश्चन आ रहा है इंटरनल सिक्योरिटी से, ठीक है, चाहे वो नक्सलिज्म, साइबर सिक्योरिटी आपने पढ़े होंगे ना, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह वगैरह सारे टॉपिक्स, तो उनमें से आता है। क्वेश्चन नंबर 6 10 मार्क्स में और 15 मार्क्स में ये डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड होता है, ठीक है। इसी तरीके से 16, 17 4 और 5 वो साइंस एंड टेक से होता है 50 नंबर का। और इन्वायरमेंट में 7, 8, 15, 18 ये इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से होता है। तो इस तरीके से 50-50 नंबर के बेसिस पे डिवाइड होता है। अब GS4 का जो पेपर होता है वो मैं आपको बता दूं कैसे होता है। देखिए 3 कोट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, कभी वो 3 ABC हो सकता है या 5 ABC हो सकता है। एक बार 5 ABC में आए थे, एक बार 3 ABC में आए थे, तो वो कोट बेस्ड क्वेश्चन होंगे। कोट बेस्ड क्वेश्चन का एक अपना अलग स्ट्रक्चर होता है, मैं आपको जब GS4 के आंसर राइटिंग का टेक्निक बताऊंगा तब बताऊंगा कि कोट बेस्ड क्वेश्चन कैसे डील करते हैं। 2 क्वेश्चन बेसिकली डेफिनेशन बेस्ड होते हैं, चाहे वो इमोशनल इंटेलिजेंस से हों, चाहे वो डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स से हों, या इनसे सबसे हों, जैसे करप्शन वगैरह या वर्क कल्चर वगैरह वगैरह इनसे होते हैं, ठीक है। 3 से 4 क्वेश्चन फैमिली इश्यूज़ पे होते हैं, एप्टीट्यूडनल वैल्यूज़ पे होते हैं और अप्लाइड एथिक्स पे होते हैं, ठीक है। उसमें कोई फैमिली इशू दे रखा होगा या कोई करंट इशू दे रखा होगा और उसकी एप्लीकेशन के बेसिस पे एक एथिकल क्वेश्चन पूछा होगा, ठीक है। तो टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं, 10-10 नंबर के 13 क्वेश्चन होते हैं। तो ये कितने 130 मार्क्स का टोटल हो गया। 6 केस स्टडी होती हैं, 6 केस स्टडी होती हैं, पर केस स्टडी 20 मार्क्स की होती है, तो 120 मार्क्स की होती है, तो टोटल 150 मार्क्स हो गया। तो इस तरीके से आपने देख लिया GS 1, 2, 3, 4 ये सारे पेपर होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, अब चलिए पहले मैं आपको एक और भी चीज़ बता देता हूँ। हाँ, एस्से का पेपर किस तरीके से होता है। एस्से में 2 सेक्शन होते हैं, ठीक है, सेक्शन A, सेक्शन B। पहले क्या होता था कि अलग अलग थीम्स पे भी क्वेश्चन आते थे, अब ज़्यादातर लगभग सारे ही फिलोसफिकल पूछते हैं। नाउ ऑलमोस्ट ऑल द टॉपिक्स आर फिलोसफिकल, ठीक है। तो आपको क्या करना, एक सेक्शन A में से चूज़ करना होता है, एक सेक्शन B में से चूज़ करना होता है, ठीक है। दोनों 125 मार्क्स के होते हैं और 250 मार्क्स का पूरा पेपर होता है। अब आ जाइए आप लैंग्वेज पेपर पे। देखिए लैंग्वेज पेपर में क्या होता है,
इंग्लिश के पेपर में तो आपको क्वालिफाई करने में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, बट अदर लैंग्वेज पेपर में एक बार अगर आपको थोड़ी दिक्कत हो रही है तो वो पेपर आप पहले लिख के चले जाइए। जैसे हिंदी में क्या होता है, एक 600 शब्द का निबंध होता है, ठीक है, लगभग 60 नंबर का गद्यांश होता है जिसको हम कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं, ठीक है। हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन 20 नंबर का होता है, और प्रिसाइज राइटिंग जिसको हम सारांश कहते हैं, मतलब 1/3 वर्ड में आपको अगर 200-250 वर्ड का कोई एक ऐसे टाइप का दे रखा है, उसका प्रिसाइज राइटिंग करनी है जिसको हम सारांश कहते हैं, समरी टाइप की वो लिखनी है, तो वो 60 नंबर का होता है। फिर इसी तरीके से इंग्लिश टू हिंदी एक ट्रांसलेशन होता है। कुछ क्वेश्चन मुहावरे के होते हैं, 5 होते हैं, और शायद 5 पर्यायवाची होते हैं, और 5 वाक्य प्रयोग होते हैं, और वाक्यों को शुद्ध कीजिए, इस तरीके से 5 क्वेश्चन होते हैं। तो ये हिंदी का पेपर हो गया, ठीक है। और सिमिलरली इंग्लिश का ही पेपर होता है, तो पर उसमें आपको नहीं जाना है, ठीक है। अब आते हैं मेन स्ट्रेटजी पे, जो अप्रोचेस, ठीक है। अब देखिए पेपर आपको पता चल गया कि कितने पेपर होते हैं, किस तरीके से पेपर होते हैं। अब बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, ठीक है। देखिए आंसर राइटिंग की अगर आपको ये पता चल गया पेपर दिखता कैसा है, पेपर होता कैसा है, पेपर के फॉर्मेट कैसी हैं, ठीक है, तो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन पता चल गई। अब आपको पता करना है कि पेपर अप्रोच करना कैसे करना है, ठीक है। जब आपको अप्रोच पता चल गई, फिर उसके बाद हम लोग धीमे धीमे शुरू करेंगे बेसिक ऑफ आंसर राइटिंग, कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाता है, बॉडी कैसे लिखी जाती है, कंक्लूजन कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या बात करेंगे, टोटल 250 नंबर के पेपर होते हैं, ठीक है। बेसिकली हाउ टू अटेम्प्ट पेपर, ठीक है। 3 अप्रोचेस होती हैं, आपने अलग अलग टॉपर से भी सुनी होंगी, सबसे सुनी होंगी। एक अप्रोच क्या है कि पहले आप क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू कीजिए और क्वेश्चन नंबर 20 तक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलते चले जाइए। हर क्वेश्चन को जो 10 मिनट वाला है उसको 7 मिनट दीजिए, और जो 15 नंबर वाला है उसको 11 मिनट दीजिए, और 180 मिनट में पूरा पेपर कंप्लीट कर लीजिए। पर इसमें होगा क्या, आप जब लिखते रहेंगे तो लास्ट के जो 2-3 क्वेश्चन हैं उसके लिए आपको मुश्किल से 5 या 7 मिनट बचे होंगे, और 45 नंबर का पेपर आपको लगभग 7 या 8 मिनट में कंप्लीट करना होगा। तो उसमें हौच पौच हो जाती है और आपके लगभग 45 नंबर ऑन स्ट्रेक पे आ जाते हैं, ठीक है। इस पूरी प्रोसेस के साथ ये दिक्कत है अगर इस अप्रोच के साथ आप पेपर करने जाते हैं, ठीक है। सेम चीज़ दूसरे सेकंड 22 क्वेश्चन नंबर 1। अब जब 22 क्वेश्चन नंबर 1 उल्टे की तरफ से पूरा पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो आप जो 15 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं वो 3 पेज के होते हैं। तो आप ज़्यादा लिखना चाहेंगे, खूब लिखना चाहेंगे, अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना चाहेंगे, तो पहले 3-4 क्वेश्चन ही आपके लगभग 40-45 मिनट खा जाते हैं। फिर आप बचे हुए पेपर में क्या करते हो, फिर बचे हुए 7-8-15 नंबर के क्वेश्चन बहुत जल्दी लिखने की कोशिश करते हो, उसमें हैंडराइटिंग ख़राब होती है। लेकिन ये सब करते करते आपके लगभग 2 घंटे बीत जाते हैं पूरे 15 नंबर वाले फिनिश करने में। फिर आपको 1 घंटे में बचे 10 क्वेश्चन करने होते हैं, तो आपके 10 नंबर सारे ही कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं बाद में, ठीक है। आप बहुत जल्दी या तो कम से कम 5 तो मिनिमम कॉम्प्रोमाइज़ होते ही होते हैं, अनटिल अनलेस आपकी राइटिंग स्पीड इतनी ज़्यादा तेज़ है या आपने इन दोनों तरीक़ों से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली है, तो फिर तो कोई बात ही नहीं, ठीक है। थर्ड अप्रोच क्या है, जो मेरी अप्रोच है और कई और लोगों की भी अप्रोच है, इसमें आपको क्या करना होता है, जब आप पेपर शुरू में 2 मिनट 5 मिनट पढ़ने के लिए दिया जाता है, तो आप क्या करिए, जब वो क्वेश्चन पेपर रीड कर रहे हो तो आप उसमें से 3 से 4 क्वेश्चन पिक कर लीजिए, ठीक है, जो बहुत ही ईजी हो, और वो क्वेश्चन 11 से 20 वाले होने चाहिए, 15 नंबर वाले, ठीक है। 15 नंबर वाले 3-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको आते हैं। जैसे मान लीजिए पहला GS1 का पेपर उठाया, उसमें एक क्वेश्चन सेकुलरिज्म पे आ गया, या वेस्टर्निज्म पे आ गया, ठीक है, या कंपेयर द सेकुलरिज्म मॉडल ऑफ इंडिया वर्सेस फ्रेंच, ऐसा करके पॉलिटी के GS2 में कोई एक क्वेश्चन आ गया, या बहुत ही सिंपल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे आ गया, या व्हाट आर द रिफॉर्म्स नीडेड इन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ऐसा कुछ बहुत बेसिक सा क्वेश्चन कोई आ गया, आपको पता था और आपको लगता है ये बहुत जल्दी कर लेंगे, तो ऐसे 4-5 क्वेश्चन होते हैं, उनको पिक करिए, ठीक है, उनको पिक करिए, और वो 4 क्वेश्चन आप 5 क्वेश्चन जैसे ही पेपर मिले तुरंत लिखना शुरू कर दीजिए, इतनी जल्दी लिखिए कि जैसे ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन थे, आपको आते थे, और जल्दी जल्दी उनको फिनिश करने की कोशिश करिए। तो आप क्या करेंगे कि 30 से 45 मिनट के बीच में वो 3 से 4 क्वेश्चन, मतलब 4 से 5 क्वेश्चन वो फिनिश कर लेंगे, ठीक है। अब आपने एक एज बना ली। अब आप आइए क्वेश्चन नंबर 1 to 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 to 4। देखिए जब भी कोई आदमी कॉपी खोलेगा तो पहले क्वेश्चन से ही खोलेगा, ठीक है। तो जब आप पहला क्वेश्चन सबसे पहले अटेम्प्ट करते हैं तो आपका दिमाग बंद होता है, आपको उस टाइम पे पॉइंट नहीं याद आ रहे होते हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या लिखें, आप बहुत सोच के लिखते हैं, बहुत ज़्यादा लिख देते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर जैसे ही आप क्वेश्चन नंबर 6-7 पे पहुँचते हैं तो आपका दिमाग एकदम बहुत तेज़ चलने होता है, पॉइंट बहुत तेज़ जनरेट आ रहे होते हैं, तो आपको लगता है यार क्वेश्चन नंबर 1 अच्छा नहीं लिख पाया, तो आपका इंप्रेशन उतना अच्छा नहीं पड़ता है। तो इस केस में क्या है, 4-5 क्वेश्चन आपने अपने मन के वाले कर लिए। अब आप क्वेश्चन नंबर 1 पे आइए और 1 to 4 जो है अच्छे से अटेम्प्ट करिए, ठीक है, उसको टाइम दीजिए और अच्छे से अटेम्प्ट करिए। अब 1 to 4 आपके अच्छी हैंडराइटिंग में भी होगा और अच्छे से अटेम्प्ट भी होगा। अब आप क्या करिए, वापस से फिर से 11 से 20 के बीच में जो बचे हुए क्वेश्चन थे उनको अटेम्प्ट करिए, और फिर 10 मार्क्स पे आइए। तो लास्ट में अगर 10 या 15 मिनट बचे हैं और आपके 10 मार्क्स वाले 5 या 6 क्वेश्चन भी बचे हैं तो वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होंगे, आप 3-3, 4-4 मिनट में वो जल्दी क्वेश्चन कर लेंगे और उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए यूपीएससी की कॉपी कुछ इस तरीके से दिखती है। तो 10 मार्कर के लिए आपको 2 पेज मिलेंगे, तो आपको यहाँ पे
इस तरीके से भरने होते हैं। 3 मार्क के बिल्कुल सेम 3 पेजेस मिलते हैं, ठीक है, 15 मार्क के लिए, ठीक है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कोई भी मिनट अगर आपने वेस्ट किया वाइल राइटिंग द आंसर, ये आपको बहुत हैविली कॉस्ट करेगा ड्यूरिंग द पेपर, ठीक है, क्योंकि आपको पता नहीं होता वो एक एक मिनट कितना महत्वपूर्ण है। जिसने मेंस दिया है उसको पता है कि लास्ट मोमेंट तक ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होता जो लिख नहीं रहा होता या जिसका पेपर 10-15 मिनट पहले कंप्लीट हो गया है। ये बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर चीज़ हो जाएगी कि आपको ये पता चल जाए, ठीक है। अब देखिए, अब सेम चीज़ एस्से के लिए। एस्से के लिए मेरी स्ट्रेटजी क्या थी, मैं सबसे पहले सेक्शन ए सेक्शन बी में से एक एस्से चूज़ कर लेता था। 5 मिनट में देता था सेक्शन ए को, एक बढ़िया एस्से जिस पे मुझको ज़्यादा पॉइंट आ रहे हैं, जिसको ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन आ रहे हैं, बेटर एग्जांपल्स आ रहे हैं, जिसका मीनिंग मुझको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। कुछ ऐसे ऐसे होते हैं जिनका मीनिंग आपको एकदम क्लियर नहीं होता है, कुछ वर्ड का मीनिंग क्लियर नहीं होता, और कुछ ऐसे होते हैं जिसका जो बहुत सिंपल लग रहे होंगे, आपको समझ में आए वो चूज़ करिए, ना कि डिफरेंट पाथ चूज़ करने की कोशिश करिए। जो आपको समझ में आए वो चूज़ करिए, उस पर अच्छा ऐसे लिखने की कोशिश करिए। तो मैंने 5 मिनट में पहले एक पार्ट चूज़ किया और दूसरा एक चूज़ किया। जब मैंने 5-5 मिनट में दोनों चूज़ कर लिए, उसके बाद मैं क्या करता था, नेक्स्ट 40 मिनट, देखिए अभी ये मेरी स्ट्रेटजी लगभग हर बार काम करी है। लोग क्या करते हैं, पेपर उठाते हैं, लिखना शुरू कर देते हैं और फिर भी ऐसे छूट जाता है। मैंने 5-5-10 मिनट मेरे चले गए और लेकिन मेरे दोनों टॉपिक सेलेक्ट हो गए। अब मुझको कोई भी टॉपिक्स में डाउट नहीं है। अब नेक्स्ट 40 मिनट्स 20-20 मिनट मैंने डिवाइड कर दिए अपने 20 मिनट, लेकिन ये बहुत आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। पहले 20 मिनट मैंने क्या किया, ब्रेनस्टॉर्म किए अपने सारे पॉइंट एस्से 1 वाले, ठीक है। उसके बाद मैंने अगले 20 मिनट क्या किया, ब्रेनस्टॉर्म किए अपने पॉइंट एस्से 2 के, सारे ब्रेनस्टॉर्म कर लिए कि इंट्रो कैसा होना चाहिए, एनेक्डोट क्या होना चाहिए, कंक्लूजन कैसा होना चाहिए, एग्जाम्पल कौन से होने चाहिए, आर्गूमेंट कौन से होने चाहिए। तो ये सब चीज़ें मैंने उसमें से लास्ट के जो रफ पेजेस हैं उस पर लिख ली, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जब आपके ये लगभग 40 और 10 वो 50 मिनट चले गए, ठीक है। अब आपके पास लगभग 2 घंटा 10 मिनट रह जाते हैं। मैं कहता हूँ इसमें अगर थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम भी लग गया, 55 मिनट चले गए या 1 घंटा भी लग गया, तो आपके पास लगभग 2 घंटे रह जाएंगे। उस 2 घंटे में लेकिन आपके पास पॉइंट है, तो अब आपको ऑलमोस्ट 1 घंटा पर ऐसे लगना चाहिए वो पूरा ऐसे कंप्लीट करने में। और मैं गारंटी दे रहा हूँ ये अगर आपने स्ट्रेटजी फॉलो करी तो आपका ऐसे छूटेगा नहीं, ठीक है। अब आते हैं प्रो टिप्स के बारे में। देखिए मैंने आपसे कहा था कि जो लोग इस वीडियो के लास्ट में रुके रहेंगे उनको मैं एक बेसिक प्रो टिप हर वीडियो में दूंगा कि देखिए जिनको प्रो टिप जाननी है वो क्या करें। देखिए अब देखिए मैं कुछ पॉइंट बता रहा हूँ जो मेजर डोंट्स हैं वाइल डूइंग द आंसर राइटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू कंप्लीट द पेपर, ठीक है। पहली चीज़ है, सबसे बेस्ट चीज़ है और सबसे ज़रूरी चीज़ भी यही है कि ट्राई टू कंप्लीट द पेपर। लीविंग एनी क्वेश्चन इन एनी पेपर विल पुट यू आउट ऑफ द लिस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। क्योंकि लोग 20 क्वेश्चन नहीं कंप्लीट कर रहे हैं, वो बहुत अच्छे पॉइंट्स भी निकले हैं, उसमें बहुत सारे आर्गूमेंट्स भी लिख रहे हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी लिख रहे हैं। तो अगर आपने कोई भी एक इफ एंड बट भी छोड़ा तो आप आउट ऑफ लिस्ट है, ठीक है। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, अगर आप माने ना माने, बैड हैंड राइटिंग इज़ अ बिग इशू, ठीक है। वाइल यू आर डूइंग द आंसर राइटिंग यू मस्ट फोकस दैट यू शुड राइट अ लेजिबल हैंड राइटिंग, है ना। आपकी बहुत अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी आपके वर्ड्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है। मेरी हैंड राइटिंग बहुत बेकार है लेकिन देखिए आपको लिखा हुआ सब कुछ समझ में आ रहा होगा, तो आपकी हैंड राइटिंग कम से कम लेजिबल होनी चाहिए, कम से कम पढ़ने में आनी चाहिए, ठीक है। थर्ड थिंग, नीट प्रेजेंटेशन। ये सब चीज़ें देखिए अगर आप यहाँ पे आए हैं और आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है तो यू शुड फॉलो द रूल्स ऑफ द यूपीएससी। अपने खुद के रूल्स आप बनाने नहीं आए, वो आप एग्ज़ाम सेलेक्ट करने के बाद बनाइएगा। अभी क्या, अभी उनको अच्छा आंसर चाहिए, एक आंसर राइटिंग कॉपी में और एक क्वेश्चन का बेहतर प्रेजेंटेशन चाहिए जो आपको प्रेजेंट करना है, तो आप वो चीज़ अपनी बेहतर करने में लगाइए। नीट प्रेजेंटेशन में क्या क्या चीज़ काउंट होती है, आपकी हेडिंग जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए, एक लाइन की हेडिंग होनी चाहिए, प्रॉपर बॉक्स में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 5 लाइन की हेडिंग हो गई फिर तो पॉइंट हो गया, हेडिंग कैसे हुई। सब हेडिंग आपकी उससे भी छोटी होनी चाहिए, वो भी प्रॉपर बॉक्स में होनी चाहिए। अगर आपने डायग्राम बनाया है तो डायग्राम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, उस पर मेंशन होना चाहिए फिगर 1.1 और वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, मैप या जो भी है, ठीक है। उसके बाद आपकी इंडेंटेशन प्रॉपर। देखिए बहुत लोगों के साथ ये इंडेंट दिक्कत है, वो ऐसे लिखते हैं, कॉपी ऐसी है उनका टेढ़ा जा रहा होता है इस तरीके से। आपको टेढ़ा नहीं लिखना है, आपको स्ट्रेट लाइन में लिखना है बिल्कुल, ठीक है। आपकी ये वाली या ये वाली किसी एक साइड में इंडेंटेशन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ठीक है। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में लिखना है, आपके आंसर टेढ़े मेढ़े नहीं भागने चाहिए। फिर बहुत बेसिक चीज़, आपको ग्रामर और स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। अगर आपकी हो रही हैं तो आप इसको इंप्रूव करिए, ग्रामर और स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। फिर बहुत एडवांस बनने के लिए, बहुत होशियार बनने के लिए आपको इनकरेक्ट डेटा, इनकरेक्ट स्टैट्स, इनकरेक्ट एग्जाम्पल यानी कोट करना है। वहाँ पे सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं और उनके पास मॉडल चीज़ें हैं, वो सबको देख रहे हैं, हज़ारों कॉपी उन्होंने आपसे पहले पढ़ चुकी है। अगर किसी ने आपसे पहले उसी चीज़ का करेक्ट डेटा लिखा और आपका इनकरेक्ट होगा, वो तुरंत पकड़ लेंगे। तो डू नॉट कोट व्हाट यू डू नॉट नो, यू शुड ओनली कोट व्हाट यू आर वेरी श्योर ऑफ, ठीक है। डू नॉट वेस्ट टू मच स्पेस,
ठीक। इन इंट्रो एंड कंक्लूजन, इंट्रो और कंक्लूजन मैक्सिमम 2 या 3 लाइन का होना चाहिए। देखिए इंट्रो और कंक्लूजन की कंबाइंड मार्क्स वैल्यू 1 नंबर से ज़्यादा नहीं होती, 0.5 इधर मिल जाएगा, 0.5 उधर मिल जाएगा। वो 1 नंबर बहुत वैल्यूएबल होता है, अगर आप नहीं लिखेंगे तो 1 नंबर कट जाएगा। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा इंट्रो कंक्लूजन लिख लेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत 20-20 नंबर मिल जाएंगे आंसर में, उसकी उतनी ही वैल्यू है। ठीक है, अगर आपके जूते या चप्पल बहुत अच्छे हैं, ठीक है, तो बढ़िया बात है, वो आपकी ड्रेस को, आउटफिट को अपग्रेड करेंगे। लेकिन ये नहीं कि आप पूरे शरीर पे जूते ही पहन लेंगे, है ना, पैंट शर्ट सब कुछ पहनना पड़ेगा। तो बेसिकली यही चीज़ है। ठीक, सबसे मेन चीज़, बॉडी शुड हिट द मेन डिमांड। ठीक है, मेन डिमांड ऑफ द क्वेश्चन जो भी होगी, आपको पहले डायरेक्टिव वर्ड पढ़ना है क्या है, उसके बाद मेन डिमांड ऑफ द क्वेश्चन पढ़ना है। अगर बॉडी ने मेन डिमांड नहीं हिट की तो आपका इधर उधर सब कुछ लिखना वो सब बेकार हो जाएगा। राइट द आंसर्स इन गुड नंबर ऑफ पॉइंट, अगर कहीं पे पूछा गया तो कम से कम 5 से 6 पॉइंट आपको लिखने ही लिखने हैं। इसके अलावा डू नॉट अवॉइड एड्रेसिंग थीसिस स्टेटमेंट, अगर एक स्टेटमेंट क्वेश्चन कोई दे रखा है, ठीक है, उसके पहले एक थीसिस स्टेटमेंट दे रखा होता है, वो आपको थीसिस स्टेटमेंट ऐसे ही नहीं दे रखा है, वो भी आपको एक्सप्लेन करना है, कम से कम उसके बारे में 5-7 पॉइंट लिखने ही होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद फिल ऑल द पेजेस। देखिए यूपीएससी ने इस तरीके से आंसर बुकलेट बनाई है कि आपके 2 पेज में 150 वर्ड और लगभग 3 पेज में 250 वर्ड आ जाएंगे, अगर आप थोड़ा थोड़ा स्पीड छोड़ के और सब कुछ करके। बहुत अगर छोटी हैंड राइटिंग लिखेंगे तो उसका नहीं मैं कह सकता हूँ, लेकिन अगर आपने वैसे करा है तो 3 पेज में ही आता है। तो कोई भी पेज छोड़ना, कोई भी स्पेस छोड़ना वो अच्छा नहीं लगता। तो यू शुड फिल ऑल द पेजेस, लीविंग एनी ब्लैंक पेज इज़ नॉट कंसिडर्ड अ गुड प्रैक्टिस, क्योंकि सबकी कॉपियाँ पूरी भरी होती हैं। ठीक है, बहुत सारे देखिए आंसर राइटिंग में ऐसे सिंबल, ये सब सिंबल, ए बी, रोमन नंबर, ये सब अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। सिर्फ नंबर्स में पॉइंट मेंशन करिए, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही था। थैंक्स फॉर टुडेस क्लास। अब अगले क्लास में मिलते हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि इंट्रो कैसे लिखे जाते हैं। फिर मैं आपको हर एक सेक्शन का, चाहे वो GS1 का हिस्ट्री हो, चाहे वो GS2 का पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो या एथिक्स के इंट्रो हो, मैं आपके हर सब्जेक्ट के 1-1 2-2 इंट्रो आपसे डिस्कस करूंगा और लाइव इंट्रो मैं लिख के दिखाता हूं और आपको भी सिखाऊंगा इंट्रो किस तरीके से लिखे जाते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।